तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जैसे कि गाइस अपन ने बता दिया था क्लास नंबर 10 जो हमने की थी, तो अपन ने जब स्टार्ट किया था तो बताया था कि हमने सेकंड चैप्टर को भी 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। तो इसके अपने 2 टॉपिक जो थे वो कंप्लीट हो गए थे, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो और गुडविल। ये 2 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3 रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि चैप्टर नंबर 2। तो जी रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है पहले समझते हैं। जब किसी अपन पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट कराते हैं तो उस समय हमें क्या करना होता है, असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होता है। तो 2 वर्ड अपन को याद रखने हैं। जो असेट्स होती है उसको तो अपन रिवैल्यूड करते हैं और जो लायबिलिटी होती है उसे हम क्या करते हैं, रीअसेसमेंट करते हैं। तो अपन को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसको अपन बोलते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं जी इसको, पी एंड एल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। तो जी रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं तो उससे पहले एक बात याद रखनी है कि जब कोई न्यू पार्टनर एंटर होता है तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके जो प्रॉफिट लॉस जो होता है उसका न्यू पार्टनर से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे कि अपन ने बात करी थी स्टार्टिंग में ही कि जब किसी पार्टनर को एंटर कराते हैं तो उससे पहले के जितने भी प्रॉफिट लॉस होते हैं उसमें न्यू पार्टनर का कोई भी लेना देना नहीं होता, यानी उसके पास्ट के प्रॉफिट से पास्ट के लॉस से उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो कोई भी पैसा उस चीज का नहीं देगा। तो बात करते हैं जी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया एज अ पी एंड एल की तरह वर्क करेगा, एज अ पी एंड एल, ठीक है जी, एज अ पी एंड एल की तरह वर्क करेगा और ये बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आने वाला है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो जी इसके बारे में पहले बात करते हैं इसकी एंट्रीज के बारे में। तो पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि एक तो अपन असेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, यहाँ पे असेट्स के बारे में, और एक अपन बात करने वाले हैं लायबिलिटीज के बारे में, ठीक है जी, यानी एक असेट्स के बारे में और एक अपन लायबिलिटीज के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले हम असेट्स की बात करते हैं। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि अगर मान के चलते हैं कि असेट्स अगर मान के चलते हैं कि हमारी इंक्रीज होगी, क्या होगी जी, असेट्स इंक्रीज, तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा या हमारे लिए लॉस होगा? ऑब्वियसली बात है, हमारी असेट्स इंक्रीज होगी, हमारे लिए फायदा है, हमें प्रॉफिट होगा। और असेट्स अगर अपनी डिक्रीज होगी तो अपन के लिए लॉस है ना, क्योंकि हमारी असेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमें वो लॉस देके जाएगी। यानी असेट्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट, असेट डिक्रीज होगी तो लॉस। ऐसे अगर अपन लायबिलिटीज के बारे में बात करें, अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है जी, इंक्रीज, तो हमारे लिए क्या है, लॉस, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। और अगर हमारी लायबिलिटीज जी डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, यानी हमारी लायबिलिटीज क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए, असेट्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट देगी और असेट डिक्रीज होगी तो हमें लॉस देगी। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे लिए लॉस देगी क्योंकि हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, और लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज होगी तो हमारे लिए क्या देगी, प्रॉफिट देगी। तो गाइस अपन को ये बात थोड़ा सा याद रखना है कि असेट्स बढ़ रही है, प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर हुआ, यानी एज अ पी एंड एल की तरह मैंने बोला ये वर्क करता है। तो यानी कि क्या है, अगर हमें असेट्स हमारी इंक्रीज होगी तो अपन ने ये देख लिया प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, सीआर करने वाले हैं, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा डीआर। एक पॉइंट ये बात समझ में आई। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि अगर हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है तो असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डीआर, और इंक्रीज होगी तो और डीआर कर देंगे तो असेट डीआर हो जाएगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्रीज के बारे में। पहले तो देखो एंट्री की बात करते हैं तो पहले जरा समझना कि असेट्स इंक्रीज हो रही है, हमारी क्या हो रही है, असेट्स इंक्रीज, ठीक है। अब इंक्रीज कैसे होगी जी, इसका एक एग्जांपल अपन लेते हुए चल रहे हैं, पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलते पहले असेट्स में हमने पास लैंड थी और उसकी जो वैल्यू थी वो थी जी ₹5 लाख। कितनी थी, ₹5 लाख। तो ये थी इसकी लैंड की वैल्यू 5 लाख, जो कि आपको बैलेंस शीट में दे रखी थी। अब किसी न्यू पार्टनर के एडमिशन पर अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अपन ने देखा कि जो लैंड की जो रिवैल्यूड प्राइस है ना जी, रिवैल्यूड प्राइस वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे देता है। तो मान के चलते हैं जो लैंड की रिवैल्यूड प्राइस है, रिवैल्यूड प्राइस, तो रिवैल्यूड प्राइस थी वो थी सर 6 लाख। कितनी थी जी, ₹6 लाख, यानी लैंड की रिवैल्यूड प्राइस थी 6 लाख। बुक में कितनी थी 5 लाख, रिवैल्यूड कितनी है 6 लाख, कितने रुपए बढ़ गई 1 लाख, इंक्रीज हो गई लैंड की वैल्यू, तो हमारे लिए प्रॉफिट क्रिएट हुआ। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो, यानी कि लैंड अकाउंट डीआर, यानी कि असेट्स का नाम है, मैं यहाँ पे लैंड ना लिख के पहले लिख रहा हूं असेट्स, ठीक है जी, असेट्स।
और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं लैंड, यानी कि मैं एग्जांपल समझा दिया है मैंने यहाँ पे। तो असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट जी कितने रुपए से हो जाएगी? 1 लाख रुपीस से हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यानी कि ये बुक वैल्यू है, ठीक है जी, ये इसकी क्या है? बुक वैल्यू, यानी बैलेंस शीट में दे रखी होगी ऑलरेडी पहले से। और इसका जो रिवैल्यूड प्राइस है, लैंड जो रिवैल्यूड है, नीचे उसकी प्राइस दे रखी होगी, वो दे रखी है 6 लाख। तो कितने रुपए इंक्रीज हुई? 1 लाख। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है असेट्स इंक्रीज। तो असेट्स यानी लैंड अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख रुपीस से, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, इंक्रीज हो रही है, हमारे लिए प्रॉफिट है, तो अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर लिया? सीआर, ठीक है। और असेट्स को और इंक्रीज कर दिया, तो असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं एंट्री नंबर सेकंड के बारे में, ठीक है जी। अब जैसे मान के चलते हैं असेट्स हमारी अब इंक्रीज की जगह क्या हो रही है जी? डिक्रीज। क्या हो रही है? डिक्रीज। तो अब असेट्स डिक्रीज होगी, तो असेट जब डिक्रीज होगी तो क्या होगा? तो जैसे लैंड की वैल्यू थी 5 लाख, अब यहाँ पर रिवैल्यूड प्राइस जो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं ₹4,50,000। कितना जी? 4,50,000। यानी बुक वैल्यू से कंपैरिजन कराएंगे तो बुक वैल्यू 5 लाख है और हमारी लैंड की रिवैल्यूड प्राइस कितनी है? 4,50,000। यानी हमारा जो असेट्स है वो कितने डिक्रीज हो गए? 50,000 से डिक्रीज हो गई। तो अपन क्या एंट्री पोस्ट करेंगे? रिवैल्यूएशन के लिए लॉस हो गया, तो अपन एंट्री पोस्ट करी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में मैं समझा दिया, यहाँ पे एग्जांपल तो मैं लैंड लिख दे रहा हूं जिससे आपको बाद में भी अच्छे समझ में। टू असेट्स अकाउंट कितने रुपए से जी? 50,000 रुपीस से ये हो गई रिवैल्यूड, यानी कि इसकी डिक्रीज हो गई अमाउंट। असेट्स जब इंक्रीज होती है, असेट्स का बैलेंस डीआर होता है, और इंक्रीज करेंगे तो और डीआर, और लॉस है तो सीआर करेंगे। तो मैंने असेट्स को क्या कर दिया है जी? सीआर। लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर हो गया, क्योंकि एज अ किसकी तरह वर्क करता है जी? पी एंड एल की तरह वर्क करता है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर कर दिया, असेट्स हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ये हमारी थी एंट्री नंबर सेकंड, ठीक है जी। अब बात करते हैं एंट्री नंबर थर्ड के बारे में, ठीक है। असेट्स के इंक्रीज डिक्रीज के बारे में समझा, ऐसे अपन बात करते हैं जरा लायबिलिटीज के बारे में, ठीक है। लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज दोनों समझते हैं अपन। तो जी देखो, अब यहां पे हम बात करेंगे लायबिलिटीज के बारे में। तो लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। तो लायबिलिटीज के बारे में जब अपन बात कर रहे हैं तो पहले अपन लिख रहे हैं इंक्रीज, ठीक है। लायबिलिटी इंक्रीज, तो लायबिलिटी इंक्रीज। तो एक एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं, पहले क्रेडिटर जो थे वो हमारे थे ₹3 लाख के। कितने थे जी? 3 लाख के। ये है हमारी बुक वैल्यू, यानी आपको जो दे रखी होगी बैलेंस शीट में। क्रेडिटर थे अपने 3 लाख के। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, यानी ₹5,000 क्रेडिटर, ठीक है। लिखा हुआ ₹5,000 क्रेडिटर इज नॉट पेड, ठीक है। मतलब 5,000 क्रेडिटर हमें पेड नहीं करने, लिखा हुआ 5,000 क्रेडिटर इज नॉट पेड, हमें 5,000 की क्रेडिटर पेड नहीं करने। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ? यानी कि जो हमारी लायबिलिटी है वो क्या हुई? डिक्रीज हो गई। तो पहले मैंने डिक्रीज ले लिया है, तो डिक्रीज की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है जी। तो लायबिलिटी हमारी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। यानी 3 लाख के क्रेडिटर थे, उन्होंने बोला कि 5,000 की जो क्रेडिटर अब आपको पेड नहीं करने, तो आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, और जो आपकी लायबिलिटी है वो क्या हो गई? डिक्रीज। तो ठीक है, अब एंट्री क्या होगी? क्योंकि अपन को पता है प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना सीआर होता है, तो यानी कि अपन एंट्री क्या पोस्ट कर रहे हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी कि हम ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं क्रेडिटर, ठीक है जी। अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से करेंगे जी? 5,000 रुपीज से एंट्री पोस्ट हो जाएगी। यानी हमारी लायबिलिटी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। मतलब 5,000 के क्रेडिटर अपन को पेड नहीं करने, तो नहीं करने तो कोई बात नहीं, अपने लिए प्रॉफिट हो गया, यानी हमारी लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी का बैलेंस सीआर होता है, जब कम होगी तो डीआर हो गई। तो यानी लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी डिक्रीज के केस में जब अपन को प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन को अपन ने क्या कर दिया जी? सीआर कर दिया है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लायबिलिटी इंक्रीज के बारे में, ठीक है जी। लायबिलिटी इंक्रीज के बारे में एक एग्जांपल लेते हैं, उसको भी एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं, ठीक है। तो अब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो जरा ध्यान से समझें। इंक्रीज, ठीक है जी। तो लायबिलिटी इंक्रीज के बारे में अपन
बात करते हैं। अब लायबिलिटी इंक्रीज के बारे में कैसे, कि ये बोल रहे थे कि पहले हमारी बुक में डेटर थे ₹5 लाख के, कितने के थे जी, ₹5 लाख के। अब लिखा हुआ है पीवीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना जी, पीवीडी क्रिएट करना है @10% का, पीवीडी क्रिएट करना है 10% का, नीचे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। पहले कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अभी हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, यानी कि हमारा जो प्रोविजन है हमारी लायबिलिटी है, जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे लिए क्या देगी जी, लॉस क्रिएट करेगी। तो पहले नहीं था पीवीडी, लेकिन अभी हमें पीवीडी बनाना है 10% का, वो भी किस पर, डेटर पर। तो आप जरा ध्यान से समझेंगे, ये हमारे लिए लॉस है, तो अपन ने एंट्री पोस्ट करी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी, क्या करा थी, टू लायबिलिटी, यानी ब्रैकेट में लिख दिया पीवीडी अकाउंट, ठीक है, आपको समझाने के लिए, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी 50,000 यानी 5 लाख का अगर अपन 10% निकालेंगे तो कितना आएगा जी, 50,000 आएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50,000 लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी एंड पीवीडी 50,000। पहले लायबिलिटी हमारी नहीं थी पीवीडी, लेकिन अभी हमारा पीवीडी क्या हो गया, इंक्रीज करने के लिए बोले, मतलब 10% से हमें बनाना है, क्रिएट करना है। तो ये हमारी लायबिलिटी है जो पहले नहीं थी, लेकिन अभी हमको बनानी है, तो हमारे लिए लॉस है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 50,000 से, तो ये हमारे लिए लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी एंड पीवीडी अकाउंट 50,000 से। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपन ने एक तो लायबिलिटी एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज की बात करी, फिर लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज की बात करी, ठीक है गाइस। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं 2 पॉइंट के बारे में। अब 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, जरा उनको भी अपन समझते हैं। 2 पॉइंट ऐसे हैं जी, अगर मान के चलते वर्ड है अनरिकॉर्ड, अनरिकॉर्डेड, एक वर्ड है अनरिकॉर्डेड, वो दोनों चीजों के लिए यूज होता है, एक असेट्स के लिए यूज होता है, एक लायबिलिटीज के लिए यूज होता है। अब जी एक बात समझो, असेट्स के लिए यूज हो रहा है और एक लायबिलिटी। अनरिकॉर्ड असेट्स थी, यानी अनरिकॉर्ड असेट्स, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, वो असेट जो हमारी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं थी, हमें पता नहीं थी हमारी असेट्स थी, लेकिन वो हमने क्या कर रखी थी, अनरिकॉर्ड थी, दिखा नहीं रखी थी बुक्स में। अब अगर हम उसको दिखाएंगे, अनरिकॉर्ड को हम दिखाएंगे असेट्स को, तो हमारे लिए प्रॉफिट है जी, लॉस है, प्रॉफिट, क्योंकि हमारी असेट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अपन एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर रहे हैं जी, ठीक है। जो भी अमाउंट होगी वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। अनरिकॉर्ड असेट्स कुछ भी हो सकती है, हो सकता है फर्नीचर हो आपके पास लेकिन वो अनरिकॉर्ड था, हो सकता है टाइपराइटर वो आपकी असेट है, वो अनरिकॉर्डेड हो, तो कोई भी असेट्स अनरिकॉर्डेड हो सकती है, उसको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा असेट्स के रूप में रिकॉर्ड हो जाएगी, हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगी, क्योंकि हमारी असेट्स क्या हो रही है जी, इंक्रीज। तो अनरिकॉर्ड असेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये थी जी अनरिकॉर्ड असेट्स की बात। अब बात करते हैं अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, यानी वो लायबिलिटी जो रिकॉर्ड नहीं थी, लायबिलिटी तो थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं थी, तो वो हमारे लिए क्या, अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी लॉस क्रिएट करेगी, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी जी कुछ भी हो सकती है, जो भी अमाउंट होगी उसको अपन इस तरीके से लिख देंगे, यानी अपन उसको बुक कर लेंगे, यानी बुक्स में उसको ले आएंगे, तो लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो जाएगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और हमारे लिए क्या है, लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। एक चीज याद रखनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एज अ P&L की तरह वर्क करता है, तो यानी कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को CR करना है प्रॉफिट के केस में, और अगर हमको लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को DR करना है लॉस के केस में। तो 3 चीजें जरा ध्यान से समझो, असेट्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट देगी, असेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, लेकिन अगर असेट्स हमारी डिक्रीज होगी तो हमें लॉस देगी, तो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू असेट्स। अगर हम अनरिकॉर्ड असेट थी और उसे हम बुक्स में लेके आएंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट होगी, क्योंकि हमारी असेट्स बढ़ेगी। एंट्री रिवैल्यूएशन यानी अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि रिवैल्यूएशन CR हो जाएगा, तो अनरिकॉर्ड असेट्स अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। अब बात करते हैं जी लायबिलिटी के बारे में। तो लायबिलिटी के बारे में, अगर लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है तो मेरे लिए लॉस क्रिएट करेगी, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू लायबिलिटी। और अगर अपनी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमारे लिए क्या करेगी, प्रॉफिट क्रिएट करेगी, क्योंकि हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। एंट्री क्या पोस्ट करेंगे,
लायबिलिटी अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, मतलब CR करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के केस में। और अगर हमारी कोई लायबिलिटी थी अनरिकॉर्डेड, अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे लिए क्या है, ऑब्वियसली बात है, हमें लॉस क्रिएट करेगी क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो अपन एंट्री पोस्ट करें रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। मैंने ये जितनी भी एंट्री थी आपको एक प्रॉफिट लॉस के तरीके से समझाई है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। असेट्स इंक्रीज, असेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी और अनरिकॉर्ड असेट। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी एंट्री आप नहीं भूलेंगे, बस आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, असेट बढ़ने से क्या होगा, असेट्स डिक्रीज होने से क्या होगा, ऐसी लायबिलिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, डिक्रीज करने से क्या होगा। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं जी रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हमको प्रॉफिट हुआ, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे और मान के चलते हमें प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन, तो अपन लोग उसको क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, जरा ध्यान से समझते हैं। यानी रिवैल्यूएशन में अगर हमें क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इन ओल्ड पार्टनर्स, इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड पार्टनर, इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के, ठीक है, यानी कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होगा, तो सीधी सीधी बात है कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी जी, इंक्रीज होगी अगर प्रॉफिट होता है तो। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गाइस एक बात आपको याद रखनी है, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ तो यानी कि रिवैल्यूएशन का बैलेंस CR आ रहा होगा, प्रॉफिट के केस में उठा के DR कर दिया और पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो गई। यहां पे मैं पार्टनर्स कैपिटल लिख रहा हूं क्योंकि अपन तो ये मानते हैं जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि जो पार्टनर्स के अकाउंट है वो किससे मेंटेन है, फ्लक्चुएटिंग से। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड दे रखा है तो अपन यहां पर क्या वर्ड यूज करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। अब जी बात करते हैं रिवैल्यूएशन, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमें लॉस भी तो होगा, रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ठीक है जी। तो ये ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर लॉस है। लॉस के केस में जी रिवैल्यूएशन का बैलेंस क्या आ रहा होगा, DR आ रहा होगा, तो उठा के CR करेंगे तो हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो ये अपने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी लॉस के केस में, ठीक है। करंट अकाउंट वर्ड कब यूज करेंगे आपको बता दिया है, फिक्स्ड से अगर वो मेंटेन करते हैं तो गाइस ये था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, ये है लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या आता है अपना, प्रॉफिट और लॉस, रिवैल्यूड बता दिया है, असेट्स का रिवैल्यूड करते हैं और लायबिलिटी को रीअसेसमेंट करते हैं। तो गाइस आई होप कि ये आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है जी। चलिए रिवैल्यूएशन की बात करी हमने और ये अपन ने प्रॉफिट की और लॉस की बात कर ली है, ठीक है गाइस। तो गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसी के अंदर मुझे कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि आपको क्लियर करने हैं अच्छे से। तो ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात हो गई, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं दो पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट अपन यूज करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्या यूज करेंगे जी, एक वर्ड है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अपन बात कर रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है, ये इसके बारे में थोड़ी सी बात अपन करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म एक फंड क्रिएट करती है, फंड क्रिएट करती है वर्कर्स के लिए। तो वर्कर्स के लिए जो फंड क्रिएट करती है, तो अगर मान के चलो कोई पार्टनर की कुछ जो वर्कर है उनके कुछ हो जाए या कोई मान के चलो कोई तकलीफ हो जाए या उनको लग जाए, ठीक है, तो उनके लिए क्या देना होता है, उनको वर्कमैन कंपनसेशन फंड देना होता है, उनको पैसा देना होता है। तो उसके लिए ये लोग क्रिएट करके चलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये होता है वर्कमैन, यानी कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कंपनसेशन फंड है, कंपनसेशन देना होता है किसी भी वर्कर को। अगर उसके लग जाती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में एक बहुत ही अच्छी से अपन को बात करनी है। इसके अंदर अपन लोग 2 से
3 पॉइंट या 4 पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट पढ़ के अपन इसको समझेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं WCF। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है जी। अब मान के चलते हैं बैलेंस शीट यहाँ पे दी हुई है। क्या दी हुई है जी? बैलेंस शीट बना लेते हैं अपन को पता है इसका फॉर्मेट, यानी कि लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट, यानी कि लायबिलिटी अमाउंट और असेट्स अमाउंट। ठीक है जी, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और ये अमाउंट लिखी हुई है। मैं एक एक एंट्री के साथ आपको इसको समझाऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना हुआ था जी अपना 10,000 का। कितना था? वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना हुआ था 10,000 का। अब हुआ ऐसा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ था कि वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, यहां पे लिख रहा हूं लायबिलिटी, ये फंड है, ये लायबिलिटी है। यानी वर्कमैन, यानी WC का मतलब तो आपको पता ही है, मैं L का मतलब लिख देता हूं लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी क्रिएट फॉर रुपीज 10,000। ठीक है जी, तो फॉर रुपीज कितना? 10,000। यानी कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन। बैलेंस शीट में अपना वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना हुआ है कितने रुपए का? 10,000 का। ठीक है, और अब ये वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी जो क्रिएट हुई है वो हुई है जी 10,000 रुपीस की। ध्यान से जरा समझना है, यानी कि फंड बना हुआ है 10,000 का, लायबिलिटी क्रिएट भी 10,000 की हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कोई भी अलग से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड ऑलरेडी 10,000 का बना हुआ है और लायबिलिटी क्रिएट हुई है 10,000 की। ठीक है, अब ये तो बात है ओपनिंग बैलेंस शीट। ये कौन सी बैलेंस शीट है जी? ओपनिंग बैलेंस शीट है ये। ठीक है, एक होगी अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट होगी अपनी? एक क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट अपन बनाएंगे। तो उसमें भी अब याद से ध्यान समझना है कि वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी क्रिएट हुई 10,000 की। अगर ये हमने पेड कर दी है ड्यूरिंग द ईयर, तब तो ये बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी नहीं आएगी। और यहाँ पे आपका कैश का या बैंक का जो भी बैलेंस होगा, ठीक है, जैसे अपन एक बैंक का बैलेंस मान लेते हैं, तो उसमें जो भी इसका बैलेंस होगा, जो भी बैलेंस होगा माइनस कराएंगे उसमें से, बैलेंस पूरा लिख देता हूं, बैलेंस में से माइनस कराएंगे 10,000। यानी कि अपन ने क्या करा? जो भी बैंक का बैलेंस है उसमें से 10,000 लेस करा दिए। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी नहीं आई क्योंकि ऑलरेडी पेड हो गई है। अगर पेड हो जाती है, अगर वो बोलते हैं तो, और अगर नहीं कुछ भी बोलते तो हमें क्या करना है? यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी, अब फंड नहीं आएगा क्योंकि फंड तब तक फंड था जब तक कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं थी। अब तो लायबिलिटी क्रिएट है, तो एक फंड अब किसमें चेंज हो गया? लायबिलिटी में। तो अब यहाँ पे 10,000 की अपने लायबिलिटी शो कर दी है और बैलेंस में से 10,000 रुपीस अब कट नहीं होंगे क्योंकि हमने पेड ही नहीं करी है, तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 10,000 का बना हुआ था। ठीक है, लायबिलिटी एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमको पता है कि कितनी क्रिएट हुई? 10,000। फंड 10,000 का, लायबिलिटी 10,000 की, कोई दिक्कत नहीं है, लायबिलिटी के बराबर हमारा फंड क्रिएट है। अगर हम इस लायबिलिटी को पेड कर देते हैं तो यहाँ पे नहीं आएगी और नीचे बैंक में आपका जो भी बैलेंस होगा उसमें से आप 10,000 लेस कराएंगे क्योंकि आपने लायबिलिटी को क्या करा दिया है? पेड करा दिया है। आई होप कि आपको एंट्री समझ में आई होगी। इसकी एंट्री में आपको एक बार बता देता हूं कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। ये बनेगी जी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। ठीक है, कितने रुपए से जी? 10,000 से। अब फंड किसमें चेंज हो चुका है? लायबिलिटी में। अगर इस लायबिलिटी को आप पेड करते तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी 10,000 रुपीस से। ठीक है जी, 10,000 रुपीस से आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। एंट्री नंबर फर्स्ट ये हो गई, एंट्री नंबर सेकंड ये हो गई। तो अगर आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ये तो अपन को करना है, बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी आ जाएगी। अगर आपने पेड नहीं करी है तो लायबिलिटी के नाम से 10,000, और अगर आपने पेड कर दी है जैसे सेकंड एंट्री, तो बैंक में से 10,000 लेस हो जाएंगे, जो भी बैलेंस होगा वो लिखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बैंक के बैलेंस में से 10,000 अपन लेस करा देंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आई होगी। ये एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड को लायबिलिटी में बना दिया, क्रिएट कर दिया, क्योंकि फंड तब तक था जब तक कि लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई थी। लेकिन अब तो लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो अपन ने लायबिलिटी में चेंज करा। अगर लायबिलिटी पेड करी है तो ये एंट्री पोस्ट कर दी, यहां पे नहीं आएगा, बैंक के बैलेंस में से 10,000 आपका लेस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये वाली एंट्री नहीं होती, पेड नहीं करते हो, कोई बात नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस शीट में 10,000 आएंगे और बैंक में से कोई भी बैलेंस लेस नहीं होगा। तो आई होप कि पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट इसका। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है वो जरा ध्यान समझना है कि वर्कमैन कंपनसेशन जो लायबिलिटी जो क्रिएट हुई है
तो वो हुई है जी 10,000 की जगह पे बात कर लेते हैं 12,000 की। कितनी जी? 12,000 रुपीज, 12,000 की आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई है। अब जरा ध्यान से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि 10,000 है और 12,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसका मतलब फंड से 10,000 रुपए तो हम कवर करा सकते हैं। भाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात करूं तो केवल 10,000 ही तो आप कवर करवा सकते हैं 12,000 में से। अभी भी कितना बच रहा है? 2,000। तो 2,000 हमें फंड क्रिएट करना पड़ेगा और जो 2,000 रुपीस का जो फंड कम रह रहा है उसको अपन रिवैल्यूएशन से बनाएंगे। तो ये हमारे लिए लॉस है। एंट्री क्या पोस्ट होगी, जरा ध्यान से समझेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। कितने रुपए जी? 2,000। बात आ रही है समझ में? यानी कि फंड था 10,000 का, लायबिलिटी क्रिएट हुई 12,000 की। 10,000 का तो फंड से कवर हो गई लायबिलिटी, तो 2,000 की तो अभी कम पड़ रही, तो हमने पहले रिवैल्यूएशन से फंड क्रिएट किया 2,000 का। अब हो गए बराबर 10 और 2 12 और 12,000 की लायबिलिटी। सेम प्रोसीजर है। अगर आप इसको पेड कर देते हो तब तो बैंक के जो बैलेंस है उसमें से आप 12,000 लेस करा दोगे और ये यहाँ पे नहीं आएगी। बात आ गई समझ में? अगर ये पेड होती है तो, और अगर ये पेड नहीं होती है तो यहाँ से 12,000 कोई लेस नहीं होगा बैलेंस में से, और वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के नाम से यहाँ पे 12,000 रुपीज आ जाएंगे, जैसे कि इससे पहला वाला प्रोसीजर था सेम सेकंड प्रोसीजर है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो फंड था वो 10,000 का था और लायबिलिटी जो थी वो कितने की थी? 12,000 की। तो 2,000 रुपए का जो फंड बनाया वो लॉस है, तो अपन ने रिवैल्यूएशन से बना लिया। लॉस के केस में रिवैल्यूएशन DR होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो आई होप कि गाइस ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 को जरा समझते हैं। अब लायबिलिटी जो क्रिएट हुई है वो हुई है जी 8,000 की। कितने की जी? 8,000 रुपीस की लायबिलिटी क्रिएट हुई है। ठीक है, लायबिलिटी क्रिएट हो गई 8,000 की। अब एक बात समझो, फंड हमारे पास कितना बना हुआ है? फंड बन रहा है 10,000 का और लायबिलिटी कितने क्रिएट हुई है? 8,000 की। अब एक बात बताओ, फंड बना हुआ है ज्यादा का, लायबिलिटी क्रिएट हुई है कम की, इसका मतलब हमारे पास कितना बचा हुआ है? 2,000 रुपीस। कितना जी? 2,000। अब 2,000 रुपीस जो हमारा बच गया है वर्कमैन कंपनसेशन फंड में, ये पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2,000 रुपए का फंड कौन से में? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये किसमें जाएगा जी? कैपिटल अकाउंट में। अगर ये फिक्स्ड से मेंटेन करते हैं तो करंट अकाउंट में, और अगर ये फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में। और कौन से रेशियो में जाएगा? ये ओल्ड रेशियो में। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के 2,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स के बीच में, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड पार्टनर्स में। ध्यान से समझना, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ठीक है जी, 2,000 रुपए जो बच गए, क्योंकि 10,000 का फंड था और लायबिलिटी क्रिएट हुई हमारी 8,000 की। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा यहां तक। यानी कि 2,000 रुपए बच गए, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट हो गया, तो फंड बच रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में। फिक्स्ड से मेंटेन करेंगे तो करंट यहाँ पे आ जाएगा, करंट अकाउंट। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब वही प्रोसीजर है, तो 2,000 रुपए तो अपन ने बांट दिए। अब बात कर लेते हैं कि अब 8,000 रुपए की बात कर लेते हैं। लायबिलिटी की रेट आपकी पेड कर दोगे तो वही सेम तरीका है, बैलेंस में से आप 8,000 लेस करा दोगे, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और अगर आपने ये पेड नहीं कराई है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी के नाम से कितने रुपए क्रिएट हो जाएंगे जी? 8,000 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, तो जो 2,000 रुपए तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में, और उनके कौन से अकाउंट में? कैपिटल में। और अगर फिक्स्ड से मेंटेन करते तो कहां जाएगा जी? करंट अकाउंट में जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि मान के चलते वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी को क्रिएट ही नहीं हुई है और फंड बन रहा था अपना 10,000 रुपीस का, तो हम क्या करेंगे? इस 10,000 रुपीस को बांट देंगे किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, पूरा का पूरा 10,000 बांट देंगे। जब कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है, तो इस 10,000 को बांट देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे जी? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से? यानी कि ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओल्ड, और किस में करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है जी, और ये ओल्ड पार्टनर्स किस में जाएंगे जी? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो ठीक है, अगर वो फिक्स से मेंटेन करते तो किसमें जाएंगे जी? करंट अकाउंट में जाएंगे। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड
हर क्वेश्चन को हिट करता है, तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हम अच्छे से इजीली वे में इसको समझ जाएं और अच्छे तरीके से हम इसको कर दें। तो ये था जी वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में कहानी। रिवैल्यूएशन आपको समझा दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कंडीशन समझा दी है। एक बार इसको समझे, दोबारा एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। असेट्स इंक्रीज होगी, प्रॉफिट यानी रिवैल्यूएशन में क्या हो जाएगा, सीआर एंट्री असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, और असेट डिक्रीज होगी तो लॉस एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स। अब अनरिकॉर्ड असेट्स से तो फायदा देगी, अनरिकॉर्ड असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। ऐसे अपन बात करते हैं लायबिलिटी की, लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो लॉस देगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज हो रही है तो हमें प्रॉफिट देगी तो लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्ड लायबिलिटी उसको बुक करना है तो लॉस देगी, एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू अनरिकॉर्ड लायबिलिटी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, और वो भी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट बोल लो क्योंकि फ्लक्चुएटिंग से है, अगर फिक्स्ड से है तो करंट वर्ड यूज कर लेंगे, और अगर लॉस है रिवैल्यूएशन में तो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये समझ में आया। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन कंडीशन बताई थी, जितना फंड है उतने के बराबर लायबिलिटी, जितना फंड है उससे ज्यादा की लायबिलिटी, जितना फंड क्रिएट है उससे कम की लायबिलिटी, ठीक है। और एक कोई भी लायबिलिटी क्रिएट ना हो तो पूरा का पूरा प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस इसका रिवीजन करें अच्छे से, एक बार इसको रिवीजन कर लें, इससे पहले वाले लेक्चर्स का रिवीजन कर लें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे मैं क्या कर सकूं आपके लिए उसे सॉल्व कर सकूं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।